मैं डॉक्टर देवेंद्र कुमार मिश्र, सहायक प्रोफेसर, जेएलएस कॉलेज मझवलिया, वेस्ट चंपारण, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। बच्चे, आज हम उपशास्त्री द्वितीय खंड के बच्चों से प्राचीन भारतीय इतिहास या हड़प्पा मोहनजोदड़ो के समय में उस समय के जो आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं थीं, उसमें व्यापार की कैसी व्यवस्था थी, व्यापार किस तरह से किए जाते थे, व्यापार का क्या तरीका था, इन सारी बातों पर हम आप लोगों से चर्चा करेंगे। बहुत सारी बात इसमें आपको पूर्व में हमने बताया है कि बदलता हुआ देहात कैसा था, नगर का क्या था, व्यापार का क्या था, इन सारी बातों को हम बात करेंगे। लेकिन आज जो विषय पर बात करेंगे संक्षेप में, वह होगा उपमहाद्वीप और उसके बाहर का व्यापार किस तरह का था। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से ही उपमहाद्वीप में नदी मार्गों और भूमार्गों को मानो जाल बिछाया हुआ था और कई दिशाओं में फैल गया था। मध्य एशिया और उससे भी आगे तक भूमार्ग थे। समुद्र तट पर बने कई बंदरगाह से जल मार्ग के द्वारा अरब सागर से होते हुए उत्तरी अफ्रीका, पश्चिम एशिया तक फैल गया था और बंगाल की खाड़ी से यह मार्ग चीन और दक्षिण पूर्व एशिया तक फैल गया था। शासकों ने प्रायः इन मार्गों पर नियंत्रण करने की कोशिश की। शासकों द्वारा इन सब जो व्यापार का मार्ग था उस पर अपना नियंत्रण करने का प्रयास किया गया। संभवतः इन मार्गों पर व्यापारियों को सुरक्षा के बदले उनसे कर या धन लेने के उद्देश्य से उस पर अपना कब्जा करना चाहते थे और व्यापार का जो रास्ता था, चाहे वो भूमार्ग से हो या जल मार्ग से हो, उन सारे चीज़ों पर उस समय के जो शासक थे वो अपना पूरा प्रभुत्व रखना चाहते थे और उन लोगों से, जो लोग भी इससे व्यापार करें, उन लोग से किसी न किसी रूप में कर या पैसे लिए जाए। इन मार्गों पर चलने वाले व्यापारियों में पैदल, फेरी लगाने वाले व्यापारी तथा बैलगाड़ी और घोड़ों खच्चरों जैसे जानवरों के दल के साथ चलने वाले व्यापारी होते थे। बहुत ऐसे व्यापारी थे जो घूम के गांव-गांव में घूम के फेरी लगाते थे, पैदल चला करते थे, कुछ साइकिल पर लगा के चलते थे, कुछ घोड़े पर रख के चलते थे, कुछ खच्चरों पर अपने सामान को रख के व्यापार के उद्देश्य से एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे। ये सब बातें थी और समुद्र मार्ग से भी लोग यात्रा करते थे, जो उस समय काफ़ी खतरनाक था और लोगों को भय रहता था कि हमेशा मेरा माल डूब नहीं जाए, लेकिन बहुत लाभदायक भी होती थी। तमिल भाषा में मत्स्यवन और प्राकृत में सतवाह की सेठी के नाम से प्रसिद्ध सफल व्यापारी बड़े धनी हो जाते थे। वो क्या करते थे? नमक का, अनाज का, कपड़ा का, धातु का और उससे निर्मित उत्पाद, पत्थर, लकड़ी, जड़ी बूटी जैसे अनेक प्रकार के सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर इन सब चीज़ों के द्वारा पहुंचाए जाते थे। रोमन साम्राज्य में काली मिर्च जैसे मसालों तथा कपड़ों तथा जड़ी बूटियों की भारी मांग थी। यहाँ से, हमारे देश से रोमन साम्राज्य में मिर्च का, काली मिर्च का जैसे मसालों का, कई तरह के मसाले थे, कपड़ों का, यहाँ जो जंगल झाड़ी थे उसके जड़ी बूटियों का, इन सब चीज़ों का रोमन साम्राज्य में काफ़ी मांग था और इन वस्तुओं को अरब सागर के रास्ते भूमध्य क्षेत्र तक पहुँचाया जाता था। उस समय ये सब व्यवस्थाएं इस तरह की थी कि इन सब चीज़ों से ये सब काम किया जाता। भारी मात्रा में काली मिर्च और दाल चीनी खरीदने के लिए बाजार वाले नगरों में जहाज से भेजते थे। एक तो यहाँ भारी मात्रा में सिक्के, पुखराज, सुरमा, मूंगे, कच्चे शीशे, तांबे, टीन और शीशे का आयात किया जाता है। इन बाजारों के आसपास भारी मात्रा में उत्पन्न काली मिर्च का निर्यात इन सब मार्गों के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा उच्च कोटि के मोतियों, हाथी के दांत, रेशमी वस्त्र, विभिन्न प्रकार के पारदर्शी पत्थरों, हीरो और काले नग और कछुए की खोपड़ी का भी भारी मात्रा में आयात होता है। तमिलनाडु के कोड्डूमल में बहुमूल्य और कम मूल्यवान पत्थरों से बनाए जाने वाले मूंगे के उद्योग में पुरातत्व साक्ष्य मिले हैं। यह संभव है कि पेरिप्लस और वर्णित पत्थरों को इन्हीं तटवर्ती बंदरगाहों तक स्थानीय व्यापारी
वहां से यहाँ लाए होंगे, इस तरह का देखने को मिलता है। आपको हम बता दें कि जो व्यापार होता था उसमें सिक्के का क्या प्रचलन था। व्यापार के लिए सिक्के के प्रचलन से विनिमय कुछ हद तक आसान हो गया था। पहले क्या था, एक चीज दिया जाता था, दूसरी चीज व्यापार के रूप में लिया जाता है। जैसे धान दिए तो गेहूं लिए, गेहूं दिए तो चावल लिए, या कोई सामान खरीदना है तो उसके बदले में अनाज को दिया जाता था। उस समय मुद्रा की व्यवस्थाएं नहीं थी, और जब मुद्राएं की व्यवस्था हुई, सिक्के का जब प्रचलन हुआ, तो उस समय ये सब चीज़ों की खरीदारी करने और व्यापार करने में काफ़ी सहूलियत हुई, और उन सिक्कों के द्वारा व्यापार को बढ़ावा दिया गया। चांदी और तांबे के आहत सिक्के 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व सबसे पहले ढाले गए। 6ठी ईस्वी के पूर्व ईसा पूर्व तांबे और चांदी के सिक्के को ढाल के बनाया गया, और उस सिक्कों का प्रयोग व्यापार के लिए किया गया। उसके द्वारा ही व्यापार में लोग एक वस्तु को खरीदते थे और दूसरी जगह ले जाके उसको बेचते थे, या सड़क मार्ग से, या जल मार्ग से, या पैदल चलकर, या किसी सवारी के द्वारा एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाया जाता था। छोटे छोटे अच्छे जहाज़ों या छोटे छोटे नावों के द्वारा, जल मार्ग के द्वारा भी व्यापार किया जाता था, और उनसे एक जगह से दूसरे जगह सामान पहुंचाए। पूरे उपमहाद्वीप में खुदाई के दौरान इस प्रकार के सिक्के हमें प्राप्त हुए हैं। कई जगह ऐसे खुदाई हुए हैं कि जो चांदी के और तांबे के सिक्के हमें उस जमाने के प्राप्त हुए हैं, और उसी के आधार पर हम इन सारी बातों को आप सबों के सामने रख रहे हैं। मुद्रा शास्त्रियों ने इनका और अन्य सिक्कों का अध्ययन करके अनेक वाणिज्यिक प्रयोगों के संभावित क्षेत्रों का भी पता लगाया है। इस सिक्कों को मिलने के पश्चात कुछ लोगों ने इसका ये भी पता लगाया है कि कहाँ से कहाँ ये सिक्का चलते थे और इनसे क्या क्या व्यापार होते थे। इन सारी बातों को जानकारी हमारे खुदाई के द्वारा प्राप्त हुआ है। आहत सिक्के पर बने प्रतीकों को उन विशेष मौर्य वंश जैसे राजवंशों के प्रतीकों से मिलाकर पहचान करने की कोशिश की गई, तो यह ज्ञात हुआ, यह पता चला कि इन सिक्कों को राजाओं ने जारी किया था। यह भी संभव है कि इन व्यापारियों, धनपतियों और नागरिकों ने इस प्रकार के कुछ सिक्के जारी किए हों। कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि राजा द्वारा यह प्रचलित किया गया हो, कुछ ऐसा लगता है कि कुछ नागरिकों या धनी जो लोग व्यापारी लोग थे वो इस चीज का प्रचलन किए हों। शासकों की प्रतिमा और नाम के साथ सबसे पहले सिक्के हिंदू यूनानी शासकों ने जारी किए थे, जिसमें उस सिक्के पर यह प्रतीक लिखा हुआ हो, नाम लिखा हो। इसका जो प्रचलन हुआ वो यूनानी शासकों के द्वारा हुआ। उनके 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व में उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र में नियंत्रण स्थापित था, उन लोगों का वहां पर कब्जा था। सोने के सिक्के सबसे पहले प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के कुषाण राजाओं ने जारी किए थे। सोने का जो सिक्का था वो कुषाण राजाओं द्वारा जारी किया गया था। सबसे पहले उन्हीं लोगों ने इसको प्रथम शताब्दी में इसका प्रचलन किया। इसके आकार और वजन तत्कालिक रोमन सम्राटों तथा ईरान के पार्शियन शासकों द्वारा जारी सिक्कों के बिल्कुल समान थे। उत्तर और मध्य भारत के कई पूरा स्थलों में के सिक्के मिले हैं। सोने के सिक्के कई प्रथम शताब्दी में जो ढाले गए थे, प्रथम के सिक्कों के व्यापार प्रयोग में संकेत मिलता है। बहुमूल्य वस्तुओं में भारी मात्रा में वस्तुओं का विनिमय किया जाता था। एक वस्तु से दूसरे वस्तु का विनिमय किया जाता था। बाद में सोने के सिक्के, आपको पूर्व में बताया कि चांदी के सिक्के और तांबे के सिक्के का प्रचलन उस समय किया जाता था और उसी के द्वारा विनिमय किया जाता था। इसके अलावा दक्षिण भारत के अनेक पुरास्थलों से बड़ी संख्या में रोमन सिक्के मिले हैं। दक्षिण भारत में रोमन सिक्के भी मिले हैं, जिससे स्पष्ट है कि व्यापारिक तंत्र राजनीतिक सीमाओं से बंधा हुआ नहीं था। कोई एक सीमित क्षेत्र नहीं था, उसका क्षेत्र बहुत बड़ा था जहां ये व्यापार होता था। क्योंकि दक्षिण भारत रोमन साम्राज्य के अंतर्गत न होते हुए भी व्यापारिक दृष्टि से रोमन साम्राज्य से संबंधित था। यहाँ रोमन का राज्य नहीं था, फिर भी यहाँ पर उसके जो सिक्के मिले हैं इससे ज्ञात होता है कि यहाँ तक भी उसका व्यापार होता था। पंजाब और हरियाणा जैसे क्षेत्रों में प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व काबेली गणराज्यों में सिक्के जारी किए थे। पुराविदों के वैधव शासकों द्वारा जारी तांबे के सिक्के हजारों की संख्या में मिले हैं। आज जो खुदाई हुई है उसमें कई तरह के सिक्के हमें प्राप्त हुए हैं, जिससे योद्धाओं के व्यापार के रुचि और सहभागिता देखने को मिलती है। सोने के सबसे भव्य सिक्कों में से कुछ गुप्त शासकों ने जारी किए। इनके आरंभिक सिक्कों में प्रयुक्त सोना अति उत्तम था। इन लोगों द्वारा जो सोने के सिक्के जो किए गए थे, जो सिक्के की ढलाई हुई थी, वह काफी उत्तम सोने से की गई थी और उसकी गुणवत्ता
काफी प्रमाणित होती है। इन सिक्कों के माध्यम से दूर देशों से व्यापार विनिमय करते थे। एक देश से दूसरे देश के व्यापार जो होता था इन सिक्कों के आधार पर किया जाता था और इससे काफी आसानी होती थी, जिससे शासकों को भी काफी लाभ होता था। 6ठी शताब्दी ईसा में सोने के सिक्के मिलने कम हो गए। क्या इसके अभी संकेत मिलता है कि उस काल में कुछ आर्थिक संकट पैदा हो गया हो? 6ठी शताब्दी में जो सिक्के का प्रमाण कम मिलता है, इससे ये लगता है कि उस समय उसकी आर्थिक स्थिति काफी कमजोर हो गई थी, ऐसा लोगों का मानना है। इतिहासकारों ने इसे लेकर मतभेद है। कुछ का कहना है कि रोमन साम्राज्य के पतन के बाद दूरवर्ती व्यापार में कमी आई। रोमन साम्राज्य का जब पतन होने लगा तो दूर के व्यापारों में काफी कमी हुई और दूर दूर तक व्यापार करने में लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अन्य का कहना है कि इस काल में नए नगरों और व्यापार के नवीन तंत्रों का उदय होने लगा था। उनका यह भी कहना है कि यद्यपि इस काल में सोने के सिक्के का मिलना तो कम हो गया, लेकिन अभिलेखों और ग्रंथों में सिक्के का उल्लेख होता रहा। सोने के सिक्के इस सब में तो मिलना कम हो गया, लेकिन अभिलेखों के द्वारा यह पता चलता है कि इन सब सिक्कों का उल्लेख उसमें किया गया है। सिक्के इसलिए कम मिलते हैं क्योंकि वे प्रचलन में थे और उसके किसी संग्रह करके नहीं रखा था। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि ये सिक्के जो सोने के थे वो कहीं एक जगह स्थिर कर स्टोरेज नहीं किया गया था, व्यापार में था और विनिमय एक जगह से दूसरी जगह व्यापार में इसको खर्च किया जाता था। इसीलिए इसका हमें काफी मात्रा में किसी एक जगह पे नहीं मिला है। इसलिए कोई नहीं कह सकता है कि उस समय वहाँ आर्थिक स्थिति कमजोर रही होगी, क्योंकि व्यापार की व्यवस्थाएं बहुत दूर दूर तक थी और सड़क मार्ग जल मार्ग से व्यापार किया जाता था और उसमें सोने के सिक्के का प्रयोग किया जाता था और उसी के द्वारा व्यापार किया जाता था। ऐसा प्रमाण हमें खुदाइयों से और अभिलेख से जो लिखे गए हैं उससे हमें प्राप्त होता है। इसलिए उस समय भी व्यापार की विशेषता थी और सिक्के का प्रचलन था, ऐसा मुझे लगता है। अन्य बातों पर आप लोगों से आगे चर्चा करेंगे। तब तक धन्यवाद।